तिनका तिनका जमा कर आशियाना बनाया था, आज आपदा की भेंट चढ़ गया वो प्यारा बसेरा मेरा। ये आवाज, ये चीख जाने कितने लोगों की उत्तराखंड, हिमाचल और सारी ऐसी जगहों से आ रही है जो इस आपदा से ग्रसित हुए हैं 2025 में। आज हम बात करते हैं कि इसकी बेसिक वजह क्या है। 1924 और 2025 दोनों में ही लगभग सेम बारिश हुई, लेकिन क्या फर्क रहा? जी मैम, सबसे पहले आपको प्रणाम, आपको अभिनंदन, आपका अभिवादन कि आप प्रकृति प्रेमी हैं। लेकिन मुझे एक सूचना आपसे लेनी थी। जैसे आप बयां कर रहे हैं या बात कर रहे हैं कि 1924-25 में एक आपदा आई थी, प्रकृति ने जब इस धरती पर हल्का सा अपना थोड़ा सा रूप दिखाया था। 2025 की हम तुलना की जो चर्चा कर रहे हैं आपसे कि 2025 में और 1925 में क्या अंतर था। लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपके बोलने से कि 1924 प्रकृति ने स्वयं किया और 2025 में शायद हम मानव ने अपने विकास क्रम में, अपने डेवलपमेंट करने के लिए जो हमने बांध बना रहे हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन बम, एटम बम, जो युद्धों से जो वो हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी प्रकृति पर पड़ रहा होगा, डेफिनेटली पड़ रहा होगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा है कि 1924-25 की आपदा और 2025 की आपदा में बुनियादी अंतर क्या है और हम कहां तक उसमें ऐसे काम करें जिससे गुणात्मक सुधार हो और प्राकृतिक सुधार हो, ताकि हमारा सामाजिक सुधार हो सके। हम समाज में रहेंगे तो सांस्कृतिक सुधार हो सकेगा, सांस्कृतिक सुधार जब होगा तो ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तो वैज्ञानिक युग बनेगा। हम हर वैज्ञानिक युग से जो है एक बात तो कर सकते हैं कि आखिर प्रकृति को कैसे हम संवारें। तो प्लीज आप ये बता दीजिए कि 2025 और 1925 की आपदा में बुनियादी अंतर क्या है, ताकि एक आम आदमी एक सामान्य भाषा में समझ सके, क्योंकि हम ग्रामीण देहाती क्षेत्र के हैं। तो एक सामान्य रूप से आप बता दें कि हमें क्या करना है ताकि एक आम आदमी, यानी कि मेरी दादी तक या मेरे किसी बुजुर्गों तक या पूर्वजों तक ये पहुंचा जा सके ये शब्द कि हाँ, मानव को अपनी सीमा में रहकर ही प्रकृति के साथ वार्तालाप करना चाहिए। जी मैम। ज्योतिषाचार्य कहते हैं, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि ये मंगल का साल है। तो मंगल हमेशा अमंगल नहीं करता है, मंगल मंगल भी करता है। अमंगल अगर हो रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम इंसान जिम्मेदार हैं, प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। प्रकृति सिर्फ अपना रास्ता हमसे वापस ले रही है, जो हमने हथिया लिया है वो गलती इंसान की है। तो मेरा बस सबसे यही कहना है, मैं भी इंसान हूं, सबसे यही कहना है कि अगर आने वाले समय में भी आप जागरूक नहीं हुए तो ये आपदाएं कितनी आएंगी और कब तक आएगी इसका कुछ कहना वैज्ञानिक भी नहीं कह सकते कि ये आपदाएं कब तक आएंगी। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में जो आपदा 2025 में आई है सितंबर में, वो इतिहास ने 101 साल के बाद दोबारा अपने आप को दिखा दिया। उस समय 1924 में जो आपदा आई थी उसको हमने आपदा का रूप नहीं दिया था, उसको हमने कहा कि ये नेचुरल है, क्योंकि थोड़ी सी वर्षा ज्यादा थी, 212 मिलीमीटर कुछ, और अब 264, तो फर्क ज्यादा नहीं है। लेकिन उस समय वो आपदा का रूप नहीं था। उस समय ऐसा था कि अच्छा, अच्छी बारिश हुई है, ज्यादा बारिश हुई है, खेतों के लिए अच्छा है, हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छा है, सर्वजन के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोई आपदा नहीं थी, वो एक नेचुरल तरीके से आई थी। लेकिन अब ये जो 2025 में आई है, ये एक आपदा का रूप है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ये इंसान की क्रिएट की हुई है, ये हमारी क्रिएट की हुई है, क्योंकि हमने प्रकृति को छेड़ा है। हमने नदियों के बीच में घर बनाए हैं, हमने नदियों के बीच में रिजॉर्ट खड़े कर दिए, नदियों का रुख तक मोड़ दिया। हमें ये तो सोचना चाहिए कि हम सिर्फ अपने विकास के लिए क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति से, और वो भी इतना खिलवाड़ कि उसकी हमने जो सहज धारा थी उसको ही परिवर्तित कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो वो अपना विकराल रूप दिखाएगी, क्योंकि अपनी जगह तो कोई नहीं छोड़ता, एक इंसान भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है कभी। तो फिर ये तो प्रकृति है, प्रकृति कैसे अपनी जगह छोड़ देगी, है ना? पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ता है ना?
ये प्रकृति है, हम भी प्रकृति ही हैं। जब हम अपनी जगह छोड़ नहीं सकते तो जो नेचुरल नदियां, पेड़, ये सब है, वो अपनी जगह क्यों नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। तो कहीं ना कहीं विकास के मार्ग पे चलते हुए हम पथ भ्रष्ट हो गए हैं। इंसान पथ भ्रष्ट हो गया है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि जितनी जगह प्रकृति ने हमें डेवलपमेंट के लिए दी है, विकास के लिए दी है, हम उसी में सीमित रहें। अब देहरादून की बात लेते हो, देहरादून एक वैली है। वैली पहाड़ों से घिरी होती है चारों तरफ, सब जानते हैं। तो आप कितना उसमें जगह करोगे? पहाड़ों को कितना काटेंगे आप डेवलपमेंट के नाम पर, है ना, विकास के नाम पर? एक सीमित दायरा होता है एक वैली का, उससे ज्यादा जगह आप उसमें नहीं बना सकते हो। और उसके लिए जब आप प्रकृति को छेड़ोगे तो प्रकृति तो अपना हिसाब किताब वापस लेगी ही लेगी मानव से, है ना। तो बहुत सारी बहनों के घर बह गए हैं, सब कुछ है, सबके लिए मेरे मन में बहुत करुणा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती है इंसान की। आपको जब पता है, ठीक है, वो नदियां सूखी थी, पहाड़ी नदियां सूख जाती हैं, बरसात में आती हैं, ये सभी जानते हैं, पर वो कब आ जाती हैं तो कोई नहीं जानता। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि पहाड़ नदियों को अपना रास्ता बना रहने दें, उनके बीच में हम क्यों आ रहे हैं? ठीक है। फिर अगर हम विज्ञान की तरफ से हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक स्तर पर ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने खिलवाड़ किया। प्लस आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि सर्दियों में सर्दी ज्यादा, गर्मियों में गर्मी हद से ज्यादा, बरसात में बरसात हद से ज्यादा। तो ये जो चेंजेस आए हैं, हर चीज संतुलन में थी, पर ये बढ़ते समय के साथ जो हम उल्टे सीधे विकास कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान से हम नहीं चलते हैं, कहीं भी कुछ भी उठा के हमने बना के खड़ा कर दिया, उस वजह से ये सारी आपदाएं अब आनी शुरू हो गई हैं। फिर जी मैम, ये तो मानते हैं आपके साथ जो वार्तालाप हुआ हमारा, उसमें इतना तो हमारी समझ में जरूर आया है कि हमने प्रकृति को कहीं ना कहीं हमने छेड़ा है। यानी कि उस सोती हुई प्रकृति को, उस जागती हुई प्रकृति को हमने कहीं ना कहीं मानव मूल्यों के अंतर्गत कहीं ना कहीं उसे डिस्टर्ब तो किया है, ताकि वो रूप, जैसे आपने इतना लंबा विश्लेषण दिया कि 1924 में ऐसी आपदा आई थी, 1925 में ऐसी आपदा आई थी। आप प्रकृति के बेहद अच्छे प्रेमी हैं। ये पता चलता है कि आपने प्रकृति के साथ शायद काफी लंबा समय व्यतीत किया होगा। शायद मैं नहीं कर पाया, या फिर शायद कैमरामैन नहीं कर पाए होंगे ये समय व्यतीत, लेकिन आपके जो भाव हैं, जो आपका शब्द बोलने का तरीका है, लगता है कि आप प्रकृति प्रेमी हैं। मानव ने बहुत बुरे कर्म इस प्रकृति को छेड़ने के लिए किए हैं, लेकिन फिर भी आपने कई बार जो है आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का संबंध जो है प्राकृतिक आपदा से जोड़ा है। हम मानव हैं तो हम हैं भी, आगे भी शायद हमारी कोई ना कोई पोस्टेरिटी रहेगी, कोई ना कोई होगी, तो मैं उनको निराश नहीं करना चाहूंगा। मैं आपका समर्थन जरूर लेना चाहूंगा। अगर मैं एक पंक्ति मेरे मन में उभर रही है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए तो हमें कम से कम मानव को प्रकृति से तो ना छेड़छाड़ करें। हमसे जो गुनाह हुए हैं, मानते हुए हैं, प्रकृति क्षमा करे हम सबको, लेकिन आगे तो ना हो, भविष्य में हो। तभी जो लोग इस समय निराश हैं, देहरादून में बहुत ज्यादा आपदा आई है, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा आपदा आई है, हिमाचल इससे रोगग्रस्त हो चुका है इस आपदा से। वर्तमान में हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि पंजाब में जो सिंधु नदी का था, उस पंजाब का भी बहुत बुरा हाल है, जो शायद सारे भारत को पालता होगा वो पंजाब, वो बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ भावी पीढ़ी को कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप यहाँ पर गिरी है तो बरसात भी यहीं पर होगी। बाकी आप जो है जैसे भी संदर्भित करेंगे हम सबको या इस सारे समाज को, उसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि आप प्रकृति के लिए इतना बहुत प्रेम कर रहे हैं। हम प्राकृतिक इंसानों को नमन करते हैं, नमन करते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा, तो मैं उसी पे, जो आपने दो पंक्तियां आखिरी में बोली, उसी पे कहना चाहूंगी कि हाँ, सच है ये। हम बर्थडे पार्टीज मनाते हैं, एनिवर्सरीज मनाते हैं, क्लबों में जाकर लोगों को खिला पिला कर, उसकी जगह अगर हम अपने हाथ से 2 पौधे भी लगा दें, अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि बेटा बर्थडे मनाओ, कोई मना नहीं कर रहा, पार्टी मत करो, खूब करो, लेकिन सुबह उठ के भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक पौधा अपने हाथ से लगा दो, तो वो एक एक करके पौधा कितना बड़ा हमारा जो है ये प्रकृति को एक वो देगा, सहारा देगा, और कितने पेड़ ऐसे लग जाएंगे
जो कि एक बैलेंस बनाने के लिए बहुत काम आएंगे। तो हम शुरुआत अपने बच्चों से करें, अपने घर से करें। इस आपदा से बचने के लिए आगे आने वाले समय में हमें प्रयासरत अभी से होना ही पड़ेगा। जैसा कि एक मेरी बहन का पूरा घर बह गया, तो बहुत अफसोस है मुझे उसके लिए। ऐसी बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जिनके पूरे पूरे घर बह गए हैं, बहुत दुख है उनके लिए। लेकिन कहीं गलती उनकी भी है। नदी को रोकोगे, नदी के बीच में घर बनाओगे, तो नदी तो बहा के ले ही जाएगी, क्योंकि उसे तो समंदर में मिलना ही है जाकर। तो बस आखिर में सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि इस आपदा से आगे बचने के लिए पेड़ों को मत काटिए, प्रकृति के रास्ते में मत आइए, अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को ये साझा करें कि हम प्रकृति को कैसे ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति को ना छेड़ें। डेवलपमेंट गलत नहीं है, लेकिन उसके नाम पर प्रकृति से कोई भी परेशानी ना उत्पन्न हो, इसके लिए हमें आज से ही प्रयासरत होना पड़ेगा। धन्यवाद।